मैं आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो हमारे आइडियोलॉजी बहुत स्पष्ट है। शिवसेना की हिंदुत्व को लेकर है। उद्धव साहब ठाकरे जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कही थी कि दिल में राम हाथ में काम, ये हमारा हिंदुत्व है। नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जागरण डायलॉग्स में हम बात करते हैं देश के राजनेताओं से देश के मुद्दों पर, और इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, शुरुआत वहीं से करूंगी कि जब शिवसेना की बात आती है तो हाल फिलहाल में इतनी चीज़ें पॉलिटिकली हुई हैं महाराष्ट्र फोकस्ड कि सबके मन में बहुत सवाल हैं। जो कि अभी पिछले 1-2 महीने में जितना पॉलिटिकल अपहीवल हुआ है राज्य में, महाराष्ट्र में, उसको लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं। 2 फैक्शंस में बट गई शिवसेना। ऐसे में आप उद्धव ठाकरे फैक्शन के साथ बहुत स्ट्रांगली खड़ी रहीं। पहली बात कि आपके मन में उस वक्त क्या था, पार्टी के विचार क्या थे, और क्या रीज़न है कि इस तरह का पॉलिटिकल इतना टर्मोइल हो गया स्टेट में? देखिए, जहाँ तक शिवसेना, एक तो सबसे पहले महाराष्ट्र इज़ अ स्टेट जहाँ पे टर्मोइल बहुत होता है, पॉलिटिकल चेंजेस बहुत होते हैं, अपहीवल्स होते हैं। कांग्रेस से एनसीपी बनी, फिर शिवसेना में भी हमने 4 बार, ये चौथी बार हुआ है कि 4 बार ऐसी बगावत हुई हैं। राज ठाकरे जी ने अपनी पार्टी बनाई, तो ये एक प्रक्रिया रही है महाराष्ट्र में। रही बात ये कि मेरे मन में क्या चल रहा था, मेरे मन में बस यही चल रहा था, जिन लोगों के साथ रोज़ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, रातों रात उनको हर चीज़ से दिक्कत होने लग गई। जब पूरा अलायंस बनकर आया था 2.5 साल पहले, वो अलायंस में उस समय सभी भागीदारी थे, और एकनाथ शिंदे जी खुद एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेकर कैबिनेट में आए थे। अगर उनको दिक्कत थी तो कैबिनेट में क्यों आए, और 2.5 साल बाद उनको याद क्यों आए? तो यही सवाल मन में आते हैं कि एक बगावत करने के लिए आपको अगर कोई दिक्कत होती है, आप मुख्यमंत्री जी से बात करते, उद्धव जी से बात करते, पार्टी के पक्ष प्रमुख से बात करते, सूरत जाकर फिर बगावत करना, ये किस तरीके का सिलसिला है, क्या राजनीति है? तो बस यही लगा, तो और फिर हमने डिसाइड ही किया कि आई हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, बी फर्मली बिहाइंड आवर पार्टी प्रेसिडेंट। जब उद्धव ठाकरे जी इलेक्शन 2019 के मैं बात करूं, जब राज्य में चुनाव थे, तो ये था कि उद्धव ठाकरे जी इलेक्शन कभी मुख्यमंत्री के, क्योंकि हमेशा से जो शिवसेना का रोल रहा है वो बैक स्टेज रहा है, तो एकदम से उनको देखना कि वो चीफ मिनिस्टर के रूप में उनको देखना, एक कोalition जो बना था, एक गठबंधन जो बना था, उसको अनहोली गठबंधन बोला जा रहा था कांग्रेस के साथ। तो उस वक्त क्या इस चीज़ का एंटिसिपेशन था? लोगों ने कहा था कि ये बहुत लंबा गठबंधन चल नहीं पाएगा। ये गठबंधन तो चल रहा है, सरकार नहीं चली, गठबंधन तो है। मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी इवॉल्व करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी जनता के उन मुद्दों से जुड़ती है, जनता के उन एस्पिरेशंस की बात करती है जिससे जनता उनको वोट दे और जनता उनके साथ रहे। जब ये बात हुई थी, जब अलायंस 2019 के चुनाव से पहले बना भी था भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उसमें बहुत स्पष्ट था कि पिछले 5 साल 2014 से लेकर 2019 में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने रहे। इस बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, 2.5 साल हमारे बनेंगे, 2.5 साल आपके बनेंगे। ये पूरी अमित शाह जी से बात हुई थी। ये सवाल तो एक्चुअली उनसे पूछना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया 2019 का चुनाव जीतने के बाद, तो ऐसा क्या इनको लगा भारतीय जनता पार्टी को कि इतना लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस है, 2.5 साल की बात किया, आप अपने वचन को नहीं निभा रहे हैं, उससे ये अलायंस बना। ये अलायंस सबकी सर्व सहमति से बना। ये था, सवाल थे कि ये अलायंस चलेगा नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, पर वो कॉमन एजेंडा पे आया था। वो कॉमन एजेंडा महाराष्ट्र की जनता से जुड़े हुए मुद्दों का था। और अगर आप हमारे सारे काम देखेंगे कि सबसे पहले किसानों का जो ऋण माफ़ी की बात हमने कही थी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति बिल हम लेकर आए, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और फिर साथ में कोविड हुआ। और कोविड में आई थिंक उद्धव साहब ठाकरे की जो लीडरशिप रही है, वो सिर्फ देश नहीं, महाराष्ट्र नहीं, विदेशों में भी सराहा है। तो अगर लीडरशिप अच्छी रही तो इनकी दिक्कत वही रही कि ही प्रूव्ड हिमसेल्फ केपेबल एंड ही कंटिन्यूज टू बी वेरी पॉपुलर। एक और जो एक अहम बात इस वक्त उठती है कि एक पारिवारिक परंपरा, जब हम ठाकरे लेगेसी देखते हैं, तो चाहे फिर बाल ठाकरे साहब को देख लें, फिर उद्धव ठाकरे जी को देख लें, आदित्य ठाकरे जी को देख लें, तो एक लेगेसी
चली आ रही थी। आपको लगता है बीजेपी कामयाब रही उस लेगेसी को स्टॉप करने में, तोड़ने में? वो नहीं, आई मीन भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, जनता पार्टी के मेंबर्स कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, वो आपको आदित्य साहब ठाकरे दौरा कर रहे हैं महाराष्ट्र का, उसकी जो जन सैलाब निकल कर आ रहा है उसी से स्पष्ट हो जाएंगे। ये 40 MLA से रिबेलियन करा लेना, यहाँ पर 12 MP से करा लेना, वो पूरी शिवसेना नहीं है। शिवसेना शिव सैनिकों की है, और वो सारे शिव सैनिक बाकायदा शिवसेना भवन से में कार्यरत हैं, और साथ ही साथ मातोश्री में अभी भी जाकर हमारे पक्ष प्रमुख के साथ काम कर रहे हैं। पार्टी के रिवाइवल की एक बात उठ रही है, क्योंकि अब 2 फैक्शंस, 2 गुट बन गए हैं, तो पार्टी का रिवाइवल कैसे देखती हैं? नहीं, देखिए, हर चीज़ में ये ऑब्वियसली एक ऐसा चैलेंज आया है, पर जैसे मैंने कहा, शिवसेना में जब जब बगावत हुई है, जिन लोगों ने बगावत की है वो वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर नहीं आए। नारायण राणे जी को देख लीजिए आप, अभी राज ठाकरे जी की पार्टी देख लीजिए, उससे मटकर एक MLA की पार्टी हो गई है। तो उतार चढ़ाव आते हैं, इस तरीके की बगावत होती है। सवाल ये होना चाहिए कि बार बार मैं यही कहती हूँ, सवाल ये नहीं होना चाहिए शिवसेना का रिवाइवल का क्या होगा। सवाल ये पूछना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्टेड डेमोक्रेसी के मॉडल को तो अपना ही रही है कि इलेक्शन के माध्यम से सरकारें बनाती है, और एक है एनफोर्स डेमोक्रेसी। एनफोर्स डेमोक्रेसी क्या हुआ? आप सारी सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर कर, आप अपने शासित राज्यों में बगावत वाले लोगों को लेकर जाकर, उनकी पूरी संरक्षण कर कर, इतना अंधाधुंध पैसा बहाकर आप सरकारों को गिरा रहे हैं, नॉन बीजेपी सरकारों को। आप संविधान को दरकिनार कर रहे हैं, आप प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सदन के अंदर और सदन के बाहर लोगों की आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष की। आगामी जो चुनाव है, 2024 का चुनाव है, बहुत अहम है हर पार्टी के लिए। बीजेपी के लिए भी उतना अहम है, कांग्रेस के लिए भी अपने सर्वाइवल के लिए बहुत अहम है। ऐसे में आप शिवसेना का कितना बड़ा, कितना अहम रोल देखती हैं 2024 की? मैं लोकसभा चुनाव की भी बात करूंगी और मैं राज्य चुनाव की भी बात करूंगी। एक चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि कांग्रेस की सर्वाइवल का मुद्दा है। आज अगर 23% लोग पूरे देश में कांग्रेस को वोट कर रहे हैं तो किसी कारणवश ही कर रहे होंगे। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। भारतीय जनता पार्टी भी 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से उठ कर आज इस मुकाम पर पहुंची है, और ये साइकिल होता है, जो इतना ऊपर उठता है वो नीचे भी उतरता है। बस है, विपक्ष में ज़्यादा सालों की जिम्मेदारी भली रही है, लड़ना ज़रूरी है। शिवसेना ने बहुत क्लियरली, जैसे आपने शुरू में ही सवाल पूछा, महाविकास अघाड़ी खत्म हो गई, महाविकास अलायंस तो अभी भी है। तो हम लोग की जिम्मेदारी ये रहेगी कि कहीं कहीं अपने प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए और संविधान के उसूलों को बचाए रखने के लिए अगर ये लड़ाई हमें लड़नी है तो हमें इकट्ठे होकर लड़नी होगी। अभी हाल ही में जो इलेक्शन होने वाले हैं, राज्य चुनाव, स्टेट इलेक्शंस हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, आपको लगता है कि बीजेपी की जो साख है इन दोनों राज्यों में क्या दांव पर लगी हुई है? मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं करना चाहूँगी, पर गुजरात में इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, और जब पिछले चुनाव हुए थे 2017 में, तो कांग्रेस काफ़ी क्लियर, आई वुड से उन्होंने मार्जिन काफ़ी रिकवर किया था, और 12 सीटों से ये हारी थी, सरकार नहीं बना पाई थी, और उनकी 12 सीट अधिक थी। पर आने वाले समय में क्या होगा, उन्होंने बहुत सारी फूट देखी, बहुत सारे उनके MLAs पोच कर करके ले गए हैं, फिर हार्दिक पटेल को उन्होंने इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी दी, वो निकल गए। तो क्या आउटकम रहेगा वो इतना ज़रूरी नहीं है जितना ये ज़रूरी है कि इनकी फाइट बैक कितनी स्ट्रांग रहेगी। कांग्रेस को लेकर हम बात कर रहे थे। कांग्रेस का कोई भी चेहरा, अब क्योंकि राज्य चुनाव आने वाले हैं, कोई भी चेहरा सक्रिय नहीं है। एक फुल टाइम कमांडर की एब्सेंस का इम्पैक्ट पड़ा है, क्या पड़ेगा आगे चुनाव नतीजों पर? आई एग्री। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लेकर सब जगह लड़ाई लड़ रही है, वहाँ की, मैं आपको बता दूँ, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हों या हिमाचल के चीफ मिनिस्टर हों, शायद आपको भी उनका नाम ना याद हो, क्योंकि अब वो पार्टी में सर्वे सर्वा सिर्फ मोदी जी हैं। हर राज्य में चुनाव जो लड़े जा रहे हैं उनके चेहरे पे लड़े जा रहे हैं। तो सवाल उनका भी पूछा जा सकता है, वो किस चेहरे पे लड़ेंगे, कि स्टेट CM के चेहरे पे लड़ेंगे या मोदी जी के चेहरे पे लड़ाई होगी। तो ये कमी होती हैं, आप इसको कमी के हिसाब से देख सकते हैं, पर मैं फिर से रिपीट करूँगी,
विपक्ष की बहुत अहम भूमिका रहेगी और विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि अगर किसी तरीके से कर्टेल करना है जो ये एक्सपेंशन हो रहा है, तो उनका कमिटमेंट, उनका स्ट्रैटेजी और उनका टोटल आई वुड से बैकपैक करके वहाँ पर रहना और वहाँ के स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारियाँ देना और अधिक से अधिक इंश्योर करना कि लड़ पाए। प्रियंका जी, आपका जब नाम आता है तो एक मुखर प्रवक्ता और एक कद्दावर नेता के रूप में आपको देखा जाता है। 2019 में जब आपने शिवसेना का रुख किया तो आपके मन में क्या था? क्यों कांग्रेस से शिवसेना में आपने सोचा कि बेहतर रहेगा? देखिए, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ और मुंबई में मेरा निवास स्थान है। मुंबई में ही पली बड़ी हूँ और मुंबई से ही मेरी एजुकेशन रही। मेरा परिवार, मेरे पेरेंट्स हों, मेरी भाई बहन हों, मेरे खुद की फैमिली हो, हम सब मुंबई में हैं। जब कांग्रेस का मैंने देखा कि जो मेरा मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर बार बार किसी तरीके से सुनवाई नहीं होती थी। बहुत सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें। फिर लगने लगा कि और वो जो एक मैसिव इशू था जो मेरे लिए ब्रेकिंग पॉइंट था, मेरे लिए एक टिपिंग पॉइंट था, जहाँ मैंने कहा ये आर पार होगा। अगर मेरी सुनवाई होती है बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होती है तो मैं राजनीति छोड़कर मैं वापस अपने घर जाऊंगी। क्योंकि बहुत सालों तक मैं दिल्ली से काम करती थी, परिवार मुंबई में रहता था, दोनों बच्चे मुंबई में थे। उन लोगों के स्कूल में की मीटिंग्स नहीं अटेंड कर पाती थी, उनके एनुअल डे फंक्शंस नहीं अटेंड कर पाती थी, पीटीएम मीटिंग्स नहीं अटेंड कर पाती थी। फिर भी दोनों बच्चे अपने आप से काफ़ी जल्दी इंडिपेंडेंट भी हुए। मजबूरी का हो या उनकी मजबूती का हो, दैट क्रेडिट गोज टू देम एंड माई हस्बैंड। जब महाराष्ट्र में ही लौटने की बात थी, फिर मैंने जब सोचा, और ये पहले काफ़ी दिनों से चल रहा था जो ये मुद्दा था, जहाँ पे आई वॉज होपिंग दैट देयर वुड बी सम सोल्यूशन, नहीं हुआ। फिर जब मैं महाराष्ट्र आई, मैंने कहा अगर मुझे राजनीति मेरी महाराष्ट्र में ही होनी है और राजनीति छोड़ने की बात नहीं होनी है, क्योंकि ये 10 साल की लड़ाई जो लड़ी है वो मेरी लड़ाई है, वो जगह मैंने बनाई है। या तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि फुटनोट बन जाऊँ हिस्ट्री में कि एक और महिला आई, नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आई, अपनी जगह बनाई, और उन्होंने सब छोड़ दिया क्योंकि पॉलिटिक्स डिड नॉट सपोर्ट, पॉलिटिकल सिस्टम डिड नॉट सपोर्ट समथिंग लाइक her, someone like her. Or I would say I can also play the same thing, I can also do the same thing. और मैं महाराष्ट्र आ रही हूँ, मुंबई आ रही हूँ, I will work with शिवसेना। और शिवसेना का एक बहुत इम्पोर्टेंट, मेरी जब मैं जहाँ जैसे मैंने कहा during my education years, during my school years, we had seen how big a personality Bala Saheb Thackeray ji was. So that then it became a very clear option for me that I will work with them. एक और बात प्रियंका जी, क्योंकि ये मन में बिल्कुल आती है कि जब आपने ज्वाइन किया था, जब आपने रुख किया था शिवसेना का, तब बीजेपी और शिवसेना एक साथ थे। मोदी जी के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के कहीं ना कहीं तेवर बदले हैं, तरीका बदला है, चीज़ें बदली हैं और चीज़ें ग्राउंड लेवल पे रिफ्लेक्ट भी हुई हैं। हमने इलेक्शन की बात करें तो एक चीज़ बहुत कॉमन है कि लोग बाकी किसी को जाने ना जाने, मोदी जी का नाम इस वक्त बहुत लोकप्रिय है। क्या आप, क्योंकि उस वक्त शिवसेना के साथ बीजेपी थी, कहीं आप उस वक्त उस जो हो रहा था उस पार्टी में, या जो मोदी जी का इम्पैक्ट था या जो पर्सनालिटी थी, कहीं आप उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुई थी? नहीं, एक्चुअली अगर आप देखें 2014 में भारतीय जनता पार्टी, और जैसे भारतीय जनता पार्टी, अब आप वहाँ पे देख लीजिए, शिरोमणि अकाली दल को देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, जो इनके सबसे लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अलायंस थे उनको भी ख़त्म करने में लगी हुई थी। तो द वे ऑफ फंक्शनिंग वॉज वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक फॉर एनी अलायंस पार्टनर। और 2014 में इनकी यूटी टूटी भी थी 2014 में। फिर बाद में जब इलेक्शन हुआ फिर से एक साथ हुए। पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्योंकि मैं 2019 में वहाँ पर पहुँची थी, बीचों बीच इलेक्शन के थी, लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस समय पर। मुझे ऐसे कोई जगह सीएम उद्धव जी ने नहीं कहा कि तुम जाकर वाह भाई वाह करो या कुछ करिए, आप अपनी रैली अपने हिसाब से करिए, लोगों से के मुद्दों को लेकर करिए, और वो मैंने किया। प्रियंका जी, आपने कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी देखी, आपने शिवसेना की भी आइडियोलॉजी देखी। दोनों की जो आइडियोलॉजीज़ हैं उसके अंतर को आप कैसे देखेंगी, कैसे बताएंगी आज की डेट में? मैं आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो हमारे आइडियोलॉजी बहुत स्पष्ट है। शिवसेना की हिंदुत्व को लेकर है। उद्धव साहब ठाकरे जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी कि दिल में राम हाथ में काम।
ये हमारा हिंदुत्व है। और रही बात कांग्रेस पार्टी को लेकर, आई थिंक कांग्रेस पार्टी की जो भी आइडियाज़ रहे हैं किस तरीके से चलना चाहिए, उनके इशू बेस्ड रहे हैं। उनकी एक ये रही है कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है। इंक्लूसिव सोसाइटी और हिंदुत्व में और हमारे धर्म में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप उसको इंक्लूसिव कह लीजिए, आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म कह लीजिए, एक ही बात होती है। आप नाक यहाँ से पकड़ो या घुमा कर पकड़ो, वही है। बट अगेन आई विल ऑलवेज से कि इशू बेस्ड, जहाँ आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हो रही है, जहाँ आपके प्रजातंत्र का जो मेन एसेंस है कि सत्ता पक्ष तो रहेगा ही रहेगा, एक मजबूत विपक्ष होना ज़रूरी है जो इसको ख़त्म करे दे रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ना आई थिंक इज़ अ कॉमन थ्रेड दैट बाइंड्स ऑल ऑपोजिशन पार्टीज। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का रोल आजकल बहुत लाइमलाइट में है, खासकर अभी जब सोनिया जी और राहुल जी से पूछताछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे में एक आपकी बहुत इंटरेस्टिंग एक टिप्पणी आई थी जिसमें आपने कहा था ईडी हैज़ बिकम एन एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ द बीजेपी। इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं संजय राउत जी के साथ भी महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं किस तरीके से उनको बार बार बुलाया जा रहा है, ईडी के केसेस खोले जा रहे हैं। आई गिव यू सिंपल उदाहरण। हिमंतो बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री होने से पहले कांग्रेस पार्टी में काफ़ी साल उनका योगदान रहा। कांग्रेस पार्टी में किसी कारणवश उन्होंने पार्टी छोड़ी, पर जब तक वो वहाँ पर थे, कांग्रेस में थे, उनका ईडी का हवाला दे देकर करप्शन केसेस बता बताकर उनको तंग किया जा रहा था। तंग कौन कर रहा था? 2014 से यही भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से। उसमें तथ्य थे, सत्य था, ये सब अब इज़ अ क्वेश्चनेबल थिंग। वो बीजेपी जाते हैं, रातों रात सारे केसेस। अब आप सुनते हैं कहीं हिमंत बिस्वा शर्मा जी के केसेस के बारे में? नहीं सुनते हैं। अब आप आइए वेस्ट बंगाल में जब शुभेंदु अधिकारी जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, वो टीएमसी के साथ थे, दिन रात उनके ऊपर केसेस होते थे, गए गंगा नहा लिए। अब आप महाराष्ट्र आइए, महाराष्ट्र में जो एमएलएज गए हैं, इंक्लूडिंग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2-3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो गए हैं, उसमें से 12 में से जो गए हैं, वो सबके ऊपर ईडी के मामले थे। जाते ही गंगा नहा लिए और ईडी की फाइल खटाखट बंद। अब आपको आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी कि उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस थे। प्रियंका जी, आप वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट भी हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ा रहा है, एजुकेट कर रहा है। इस चैरिटेबल ट्रस्ट का जो फाउंडेशन जो आपने बनाया, शुरू किया, इनिशिएट किया, क्या आपके मन में था कि किस विजन के साथ आपने इसको शुरू करने का सोचा? एक्चुअली मैंने स्टेप डाउन कर दिया प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट से जैसे ही मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, और उससे पहले भी, क्योंकि मैं समय नहीं दे पा रही थी, और अगर समय नहीं दे पा रही, आई डू नॉट एवर ऑक्यूपाई दैट रोल। तो हमने स्टेप डाउन किया था, पर जो इंटेंशन था, और वहीं से मेरी शुरुआत भी राजनीति में हुई। ये जब 26/11 हुआ था मुंबई में, उसने काफ़ी मुझे झकझोर दिया था। एक शहर जिससे में हम पले बड़े हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया, चैन दिया, सुकून दिया, कामयाबी दी, और उसके साथ इस तरीके का अटैक हुआ था। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, और हमारी सारी एक विमेन ब्लॉगर्स थी, हम लोग ब्लॉग करते थे। हम लोग सब एकत्रित हुए, कुछ परिवार जो जिनको मार गिराया था, उनको हमने हैंड होल्ड किया। वहाँ से फिर मुझे लगा कि अगर हम बच्चों को शिक्षा दे सकें, बच्चों को ऑप्शंस, एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस बियॉन्ड द रेगुलर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जिनका मन नहीं लगता है पढ़ाई में। दैट डज नॉट मीन दैट दे कैन नॉट बी कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू इंडियाज इकोनॉमी। और सिर्फ 10th पास, 12th पास देखकर ही नहीं, उनका क्या दूसरा टैलेंट है, तो हम उनका स्किल बिल्डिंग करते थे। एंड वी सॉ गुड रिजल्ट्स ऑफ इट, सो दैट, और फिर जब उसको एक्सपैंड करने की बात आई है, हमने पेवमेंट स्कूल शुरू किए थे। 2 पेवमेंट स्कूल से 6 पेवमेंट स्कूल्स हुए। बच्चे आ रहे थे, पढ़ा रहे थे। आसपास में जो जहाँ स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पे हमारे पार्टनरशिप्स थी। सो इट वॉज अ वेरी सेटिस्फाइंग थिंग दैट यू आर बीइंग एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट मीनिंगफुली। पॉलिटिक्स एक तरफ होती है, समाज सेवा एक तरफ होती है, और जैसे शिवसेना में भी ये बिलीफ है कि 80% समाज सेवा हो, 20% आपकी राजनीति हो। आपके थोड़ा पर्सनल मैं सवाल एक करूंगी कि आपके सफ़र को अगर देखें, आपकी शुरुआत को देखें, एज अ मीडिया प्रोफेशनल, आपने कामयाब मीडिया प्रोफेशनल अपनी शुरुआत करी, फिर पॉलिटिक्स में आप आई। क्या सोच करके आपको लगा कि पॉलिटिक्स अब मुझे शुरू करना चाहिए या एक पार्ट पढ़ना चाहिए? एक्चुअली एट सम पॉइंट जो लोग बोलते हैं बार बार, जैसे मैं इवन इन माई फैमिली दे वर लाइक, क्यों, आई मीन व्हाई यू इवन गेटिंग इनटू इट? यहाँ पे सिर्फ परिवारवाद होता है, परिवार ही आगे बढ़ते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है वो ही कुछ कामयाब हो सकते हैं, अनसर्टेन है, महिलाओं के बारे में एक बड़ा नेगेटिव इमेज है। आई थॉट लेट मी गिव इट अ ट्राई।
लेट मी सी, अगर कुछ मैं आगे बढ़ पाऊँ, कंट्रीब्यूट कर पाऊँ थ्रू माई पॉलिटिक्स, फिर दैट इज़ हाउ इट बिगैन. आई स्टार्टेड टू वर्क. ऑफ कोर्स क्वेश्चंस मन में आते थे, डाउट्स उठते थे. जब मैं स्पोक्स पर्सन, मेरा काम रहा है एज अ स्पोक्स पर्सन, जब जिम्मेदारी मिली तो बहुत सारे जो मेल स्पोक्स पर्सन थे फालतू की टिप्पणियाँ करते थे मेरे बारे में. जब मथुरा में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी वजह से एक्चुअली दैट वाज द बिल्डिंग पॉइंट फॉर माय एग्जिट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, मुझ पे ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए. मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी, वो बैठी हुई थी, उनके सामने ऐसी ऐसी गंदगी बोली गई मेरे बारे में. तो उस समय पे लगता है. बट देन आई ऑल्सो फील दैट इफ़ वीमेन डू नॉट पार्टिसिपेट, हम सब ये सोच कर बैठ जाएंगे कि नहीं गंदी जगह है, तो ये गंदगी साफ कौन करेगा. और गंदगी का जो ये एक हवा भी बनाया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फिल्म इंडस्ट्री का रहता है, जहाँ पे महिलाओं को ऐसे दिखाते हैं, महिला जो राजनीति में है उनको ऐसे रूप में दिखाते हैं कि दे हैव कॉम्प्रोमाइज देयर वे थ्रू फॉर अ टिकट, दे कैन डू एनीथिंग. इट्स शेमफुल. It is extremely shameful. So I think changing the way you look at women in politics had to change. I'm just a drop in the ocean, but I'm hoping some parts of my journey will connect with the larger cause. एज अ वुमेन अगर मैं बात करूँ, एज अ महिला मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं आपका जो इम्पैक्ट है इस वक्त जो सोसाइटी में प्रेरित करने में काफ़ी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है आपका. स्टीरियोटाइप्स की आपने बात करी. एज अ महिला जब आपने एज अ वुमेन इनको चैलेंज किया, इन स्टीरियोटाइप्स को, ये जो ग्लास सीलिंग है, कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि आप एक मदर भी हैं, बच्चों को देखना, फिर आप महाराष्ट्र जैसे स्टेट से आते हैं जो कि अपने आप में एक बड़ा राज्य है, फिर वहाँ से फंक्शनिंग करना, यहाँ पे बैठना, कितना चैलेंजिंग था ये सब? चैलेंजिंग काफ़ी होता है बिकॉज देयर इज़ अनसर्टेनिटी. देयर इज़ कभी कभी सपोर्ट लगता है कि जिन साइड से मिलेगा वो सपोर्ट नहीं मिलता है. इंडिविजुअल्स टेल यू समथिंग बट बिहाइंड योर बैक देयर समथिंग एल्स. आई हैव बीन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मन में है वो मुँह पर है, और जो यहाँ पर बोल रही हूँ वो आपके पीठ पीछे भी बोलूँगी. सो दैट वे देयर इज़ नो टू साइड टू माई स्टोरी. देयर इज़ जस्ट वन स्टोरी विच आई कीप रिपीटिंग. But I saw such people who would say something to my face, do something else, and it came as a massive shock to me. But I've learned to absorb it all. कि ये होता है, uncertainty होती है, unpredictability होती है. Yes, ये भी होता था कि it kept me away from my family for many years. वैसे वीकेंड पे अपने बच्चों को मिलती थी, तो हस्बैंड पे भी प्रेशर रहता था कि I'm handling my job, I'm handling the children, I'm handling the house. So ये दिक्कतें तो sadly आई हैं, but we all as a collective unit, I'm a very private person, I'm a very family person. We all amongst ourselves, my mother helped sometimes, my mother-in-law helped sometimes, my father-in-law contributed, my father contributed to support my entire dream of being wherever I have in politics. आने वाले वक्त में कौन सी मुख्य भूमिका में हम आपको देख पाएंगे? अभी तो जो रोल है वही मैं कर रही हूँ, पर मैं और जो मेरा है द वे आई वर्क, कि अगर मैं कहीं समाज में देख रही हूँ कि कहीं देयर आर चैलेंजेस एंड वी नीड टू talk about them, change them, bring it to the notice in the parliament. I have done that, whether it was vaccination for pregnant women, whether it was this Indian crew जो चाइना सी में फंस गए थे और चाइना उनको आने नहीं दे रही थी, उनकी बात उठाना, उनके मुद्दे उठाना. जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहे थे और वैक्सीनेशन का ड्यूरेशन बहुत था, 3 महीने का उस समय पे गैप था, उनका वो लिफ्ट कराना, टू ब्रिंग इट टू द नोटिस. सो whatever people related issues I will continue to take. Whatever little contribution I can make towards environment, towards climate change awareness, I will continue to do. और more importantly, महिलाओं की जो सक्रियता होनी चाहिए और महिलाओं की आवाज़ सुननी चाहिए, not just in those silos of women and child ministry or etc., but beyond that. वो भी contribution होगा. बाकी I'm happy where I am, and I've always been a very detached person from what I achieve and who I am. So nothing holds me कि अगर जैसे मैंने वो डिसीजन लिया कि आई हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यू आर बीइंग सो स्टूपिड, व्हाट आर यू इवन डूइंग, बट आई हैव डन जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा करना होता है. सो आई एम वेरी डिटैच्ड टू पोजिशंस, डिटैच्ड टू places of where you have reached in life, very detached to all of that. I'll go back home, I'll sit at home, do my own thing, read my books, write a book perhaps.
प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, मॉनसून सत्र चल रहा है, ऐसे में अपने बिजी शेड्यूल से हमें वक्त देने के लिए वी आर रियली वेरी थैंकफुल एंड ऑनर्ड टू हैव यू टुडे ऑन जागरण डायलॉग्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस। फिलहाल जागरण डायलॉग्स में आज इतना ही। अगले एडिशन में फिर मुलाकात होगी एक और खास राजनेता से, एक और खास पर्सनालिटी से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।